हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस बेजुबान इश्क का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं और इस कहानी में अभी तक हम लोग ने देखा है कि अंजलि अपने पति निखिल का एक होटल में वेट कर रही होती है। तभी उसका पति मना कर देता है और वो गुस्से से शराब पी लेती है और वो नशे की हालत में कुछ और ही कर बैठती है। उसके बाद वो जब अपने घर अंकल आंटी के पास आती है तो उसके अंकल आंटी उसको वापस निखिल के घर भेज देते हैं। अंजलि जब वापस निखिल के पास जाती है तब उसे हॉर्स रीडिंग में सूत्र भी दिखाई दे देता है। अब आगे अंजलि की पूरी बॉडी कांप रही थी। अंजलि सांसें तो मानो गले में ही अटक गई थी। लगता है आइज लाइट कमजोर है तुम्हारी, अब बताओ पहचाना? शूद्र ने कदम आगे बढ़ाए और अंजलि के करीब आते हुए कहा। अंजलि ने सोचा नहीं था कि वो फिर कभी उस इंसान से मिलेगी जिसके साथ वो पिछली रात बिता आई थी। लेकिन नसीब भी बड़ी अजीब चीज़ है, अक्सर उन्हीं को सामने ले आती है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। अंजलि बस चुपचाप नजरें झुकाए शूद्र की सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी। शूद्र की इन नजदीकियों ने पिछली रात की सारी बातें उसे याद दिला दी थी। वैसे तुम पर ये हॉर्स रीडिंग सूट काफी अच्छा लग रहा है, शूद्र ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। वो सूट अंजलि की बॉडी पर बिल्कुल फिट बैठा था। अंजलि के बॉडी कवर उस सूट से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा है कि तब से बस मैं ही बोले जा रहा हूँ और तुम यूं ही खामोश खड़ी हो। ये तो गलत बात है। शूद्र ने अंजलि की तरफ झुककर उसके बालों की खुशबू लेते हुए कहा। शूद्र के शब्दों ने उसके पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ा दिया था। उसने जल्दी से अपने हाथ शूद्र के सीने पर रख कर उसे दूर करने की कोशिश की। आर यू सीरियस? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहे मेरे पास आ सकती हो और जब चाहे खुद से दूर कर सकती हो? शूद्र ने एक डिविसलाइज स्माइल के साथ अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र की बातों से घबराकर जब अंजलि ने उसकी तरफ देखा तो वो हैरान थी। कुछ देर पहले बाहर जब उसने शूद्र को देखा तो उसकी आंखों में कोल्डनेस और ऑर्गन्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में अंजलि को देखते वक्त नरमी सी थी, या फिर से सिर्फ उसे ही लग रहा था या वो समझ नहीं पा रही थी। हॉर्स रीडिंग आती है तुम्हें? शूद्र ने गौरी के पीछे हटते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं आती, शायद मैं तो गिर ही जाऊं, इसलिए मैं रहने देती हूँ। आप लोग? अंजलि ने इतना ही कहा था कि शूद्र ने उसके ओंठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम अब बहाने बना रही हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखाता हूँ और ट्रस्ट मी, तुम्हें गिरने भी नहीं दूंगा, शूद्र ने अंजलि के हाथ को थामते हुए कहा। अंजलि तो बस किसी बहाने वहां से भागना चाहती थी, इसलिए तो हार्ट रीडिंग आते हुए भी उसने शूद्र से झूठ बोला कि उसे नहीं आती। लेकिन उसे क्या पता था कि इस झूठ की वजह से वो और बुरी तरह से फंस जाएगी। शूद्र से दूर जाने की कोशिश में वो शूद्र के और ज्यादा करीब आ गई थी। क्या ये सच में वही इंसान या कोई और है? मैंने तो सुना था इसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि ये किसी लड़की के से बात तक ताजी नहीं। दुनिया में तो इसे एक अकड़ू, घमंडी और सेल्फ कॉन्सेप्ट आदमी के रूप में पहचाना जाता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये इस कदर भी किसी से बात कर सकता है। अंजलि ने शूद्र की ओर देखते हुए मन में सोचा। कुछ ही देर बाद दोनों एक ब्राउन रंग के घोड़े पर बैठ गए। शूद्र के हाथों ने अंजलि की कमर से होते हुए रेंज को कस के पकड़ रखा था। उन दोनों को इतनी क्लोज देखकर वहां मौजूद बाकी के दो लोग हैरान रह गए और उनमें
चिढ़ भर गई। पायल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शूद्र किसी लड़की के इतने करीब गया था, और वहीं दूसरी तरफ निखिल की मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी। अंजलि का ध्यान भी इस वक्त निखिल पर था, जिसके चेहरे पर गुस्सा वो साफ देख पा रही थी। मेरे ही सामने तुम किसी और आदमी को देख रही हो, मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को, शूद्र ने अंजलि के कान में फुसफुसाते हुए कहा। अंजलि शूद्र की गर्म सांसों को अपने गले पर महसूस कर पा रही थी, और ये सब उसे बीती रात की याद दिला रहा था। शूद्र की आवाज ने अंजलि का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसे अब काफी अजीब लग रहा था। एक तरफ शूद्र था और दूसरी तरफ उसका पति निखिल। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि शूद्र को मना कर सके। शूद्र भले ही उससे प्यार से पेश आ रहा था, पर वो डरी हुई थी। वही उसे डर था कि अब न जाने वो निखिल को कैसे मनाएगी कि उसके अंकल को कंपनी में हरेसमेंट ना डाले। इतनी नर्वस क्यों हो? शूद्र ने इतना कहा और घोड़े की लगाम खींच दी, जिस पर घोड़ा आगे बढ़ने लगा। अंजलि और शूद्र की बॉडी एक दूसरे से टकरा रही थी। देखते ही देखते घोड़ा तेज भागने लगा। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि अंजलि की हिम्मत ने उसका हाथ छोड़ दिया। कल रात के बाद उसकी बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी। फर्स्ट टाइम किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की वजह से उसका पूरा जिस्म अब तक दर्द कर रहा था। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। स्टॉप, रुको प्लीज, अंजलि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन शूद्र ने जल्दी से घोड़े की लगाम खींच ली। पहले तो वो खुद नीचे उतरा और फिर अंजलि की तरफ देखने लगा, जिसकी बंद आंखों से आंसू टपक रहे थे। अंजलि ने कुछ देर यूं ही अपनी आंखें बंद रखी और खुद को शांत किया, फिर जाकर घोड़े से उतरी, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि वो खुद के कदमों पर अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरने लगी, शूद्र की बाहों ने उसे संभाल लिए। कल रात जो तुम इतनी कमजोर नहीं लग रही थी, शायद वो सारा जोश नशे की वजह से था। यू सेड कंप्लीटेड यस्टरडे। क्या तुम नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ, या फिर वो सब कुछ तुम किसी मकसद से कर रही थी? मैं जानता हूँ कि तुम निखिल की पत्नी हो। तुम जानती हो पायल मेरे रिश्तेदार है। कहीं अपने पति और पायल से बदला लेने के लिए तो मेरे करीब नहीं आ रही हो तुम, या फिर एक और चेक चाहिए? शूद्र ने अंजलि को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। ये सुनकर कि उसे अंजलि की असलियत पता है, वो हैरान रह गई थी। अंजलि शादीशुदा है ये जानने के बाद भी उसने अंजलि को छुआ। वो इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, पर अंजलि इस वक्त काफ़ी दर्द में थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और शूद्र की बाहों से दूर हटते हुए खुद को संभाला। तुमने कुछ मेडिसिन वगैरह ली या नहीं? शूद्र ने इतना कहा ही था कि अंजलि ने उसकी बात काटते हुए अपनी बात कही। आई एम सॉरी मिस्टर सूर्यवंशी, लेकिन मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तो जानती भी। खैर छोड़िए, अब तो मेरे हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मैं खुद को कुछ नहीं समझा पा रही, तो आपको क्या ही बताऊं। वो सब एक गलती थी मिस्टर सूर्यवंशी, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अंजलि की बातों का कहीं ना कहीं शूद्र के दिल पर भी एक असर हुआ था। जिसे किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आज इस लड़की के आंसुओं को देख अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। इससे पहले की बात आगे बढ़ती, अंजलि पलटकर लड़खड़ाते हुए वहां से वापस लौटने लगी। शूद्र चुपचाप खड़ा उसे पीछे से जाता हुआ देख रहा था। अंजलि की आंखों में जो दर्द उसे महसूस हुआ था, उसने शूद्र को कसम डाल दिया था। क्या इस लड़की ने सच में वो सब जानबूझकर किया था, या वो अंदर से भी उतनी ही मासूम है जितनी वो चेहरे से दिखती है?
निखिल ने जब अंजलि की हालत देखी तो उसे लगा शूद्र ने उसे घोड़े से गिरा दिया होगा, जिस पर वो खुद की हंसी रोक नहीं पाया। मुझे ये शादी के बाद भी अपना ना सकी और चली है बेंगलोर के किंग को बहलाने। निखिल ने अंजलि को देखते हुए मन ही मन कहा। अंजलि के नज़दीक पहुंचते ही निखिल ने बहुत रूडली उससे कहा, चलो यहाँ से, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। निखिल की बात सुनकर अंजलि को गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं चली जाऊंगी, हालत देखी है अपनी, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह घर पहुंच पाओगी? निखिल ने गुस्से से अपनी आवाज़ भारी करते हुए अंजलि को निखिल की बात सही लगी रही थी। कपड़े बदलते वक्त भी उसने देखा था कि उसके पैरों में सूजन थी और उसे काफ़ी दर्द भी महसूस हो रहा था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। कुछ ही देर में वो दोनों निखिल के घर पर थे। निखिल की बड़ी रूखी आवाज़ में अंजलि से पूछा, क्या बातें हुई तुम्हारे शूद्र से? देखो, तुम अगर डिवोर्स चाहती हो तो मुझसे सीधे तरीके से बात करो, ये गेम खेलना बंद कर दो अंजलि। निखिल ने दांत पीसते हुए कहा, यही बात तो मैं भी तुमसे कह सकती हूँ। अगर वो लड़की तुम्हें इतनी ही पसंद है तो उससे शादी कर लो, मुझे इस रिश्ते से आज़ाद क्यों नहीं कर देते? बाहर कभी ये बात आई कि तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो तो तुम्हारी रिपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा? इससे अच्छा है कि मुझे भी इस रिश्ते से आज़ाद कर दो, तुम्हें भी खुश और मैं भी खुश। अंजलि ने गुस्से से निखिल से कहा, तुम्हारी फैमिली अपना किया भुगत रही है, दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना गलत है। जब हमारी कंपनी मुसीबत में थी, उसका फ़ायदा उठाकर मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाना ये एक गलत फैसला था। इसका किया तो उन्हें भुगतना ही होगा, निखिल ने चिढ़ते हुए कहा। अंजलि को लगता था कि निखिल ने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वह उसे पसंद करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह सब उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था और वो सोचती थी कि उसमें ही कुछ कमी है और निखिल उसके पास नहीं आता। लेकिन अब हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके थे कि अंजलि से और सहन नहीं हो रहा था। जैसे चल रहा था वह सब कुछ वैसे ही चलने दो और ये मत भूलो अब तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा। तुम्हें रिश्ते से आज़ादी चाहिए तो आकर अपने चाचा से बात करो। निखिल ने इतना ही कहा था कि अंजलि का गुस्सा फूट पड़ा। 5 साल तक तुमने अपनी मनमानी कर ली, अब बस, अब नहीं। मैं तुम्हें आखिर बार कह रही हूँ, मेरी फैमिली को इन सब में इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों में तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर भी मुझे अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन महसूस होता है। अंजलि का ऐसा बर्ताव देखकर निखिल भड़क गया और अचानक पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। अंजलि अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी निखिल को देख रही थी। निखिल ने अंजलि को चाटा मारा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी, जिसके बाद उसने चिल्लाकर कहा, अब तुम देखो मैं तुम्हारे परिवार के साथ क्या करता हूँ। गेट आउट ऑफ माई हाउस। वो निखिल के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए अपने चेहरे पे एक खूंखार सी मुस्कुराहट ले आई और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। घर से कुछ दूर आने के बाद उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। इधर दूसरी तरफ खन्ना मेंशन में अंजलि के अंकल आंटी स्टडी रूम में बैठे हुए थे। दोनों के ही चेहरे पर चिंता के काले बादल छा गए थे। इस लड़की की वजह से नुकसान ही उठाना पड़ा है हमें, मोनिका। हमने ही तो सोचा था कि निखिल से शादी करवा देंगे तो हमें बिजनेस में फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंद्रजीत ने माथा पकड़ते हुए कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, इतनी आसानी से हाथ से निकलने नहीं दूंगी मैं इस लड़की को। इतने साल अच्छाई और मुखौटा मैंने नुकसान झेलने के लिए नहीं अपनाया था। इस चिड़िया के पंख कुतरने होंगे।
सोनिका ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, और इसमें तुमसे माहिर कोई भी नहीं। इंद्रजीत अपनी पत्नी के शातिर दिमाग की तारीफ करते हुए बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस लड़की की अकड़ और इसका ये गुरूर कैसे तोड़ना है। तुम फिक्र मत करो, हमारे नुकसान की भरपाई तो उसे ही करनी होगी। किसी हाल में भी मिस्टर मल्होत्रा को हमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कराने के लिए मनाना होगा, और बदले में उन्हें उनके इंटरेस्ट की चीज मिल जाएगी। सोनिका ने अपना फोन निकालते हुए एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, क्या करने वाली हो तुम इस बार? इंद्रजीत ने सवालिया नजरों से पूछा। जो आज तक नहीं किया था अब करूंगी। इस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स ऑलरेडी न्यू कि निखिल से ये शादी नहीं चाहती और किस टाइप का इंसान है। सोनिका ने सोचते हुए नफरत भरी आवाज में कहा, पर तुमने निखिल की फैमिली को अपनी बातों में उलझाकर इनकी शादी करवा ही दी। इंद्रजीत ने अपनी पत्नी की तरफ प्राउड नजरों से देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स उसने फायदा निकलने के लिए मैंने कितनी प्लानिंग की। अंजलि के मन में निखिल के लिए झूठी अच्छी बातें कर प्यार जगाया, चापलूसी की, लेकिन ये लड़की इतनी बेकार है कि अपने पति का दिल नहीं जीत सकी, पर ये अब खुद हमारे नुकसान की भरपाई करेगी। इतना कहकर सोनिका ने एक शैतान की तरह हंसने लगी। अंजलि के अंकल अंजलि से बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन उसकी आंटी अच्छाई के मुखौटे के पीछे छुपी रहती थी। सोनिका की असल में उसकी दुश्मनी थी। वो अंजलि को हमेशा से ही इस्तेमाल कर रही थी और अब भी अपने फायदे के लिए अंजलि के साथ ना जाने क्या करने वाली थी। सड़क के किनारे काफ़ी देर रोने के बाद अंजलि ने खुद को शांत किया और टैक्सी लेकर खन्ना मेंशन वापस लौट आई। इस वक्त लंच टाइम हो चुका था और शायद उसके अंकल आंटी भी घर पर नहीं थे, क्योंकि नौकरों के अलावा उसे घर में कोई नहीं दिखा। और जब वो खाने की टेबल की तरफ आई तो नौकरों ने भी उससे देखकर मुंह बना लिया। ये देखकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि काश इन लोगों ने उसे किसी अनाथ आश्रम में ही छोड़ दिया होता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जानती हूं कि निखिल जैसे इंसान पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, और यहाँ पर तो मेरा परिवार भी मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं इन सब हालातों में मदद मांगूं भी तो किससे? अंजलि ने बेबस होकर बेड पर बैठे हुए सोचा। अनजाने में ही उसके दिमाग में शूद्र का ख्याल आया। स्पेशली अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कैसे वो अपने परिवार को निखिल से बचाए। पिछले 5 सालों से भीड़ के साथ रहकर वो अपने दाने दिमाग को अच्छे से समझ गई थी। वो जानती थी कि आज जो हुआ है उसके बाद निखिल उन्हें और ज़्यादा परेशान करने वाला था। बीते 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने निखिल की बातों को, उसके थप्पड़ों को बर्दाश्त नहीं किया। उसमें दया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उसे बस बदला लेना आता है और अपना गुस्सा दूसरों पे निकालना आता है। गुस्से में तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। अब मैं कैसे बचाऊंगी अपने परिवार को उससे? अंजलि ने परेशान चेहरे के साथ सोचते हुए कहा। अंजलि को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, किस पर इन मुश्किल हालातों पे वो यकीन करे। जानती थी कि इस बार निखिल अपने खुद के परिवार को भी नहीं सुनेगा, इसलिए उसने मदद मांगना बेकार है। ऐसा कौन है जो निखिल की चालों को नाकामयाब कर सकता है, जो मेरे परिवार को बचा सकता है? निखिल जैसे इंसान से निपटने के लिए उससे भी टेढ़े इंसान की मदद लेनी होगी, और ऐसा इंसान तो मेरी नज़रों में बस शूद्र सूर्यवंशी ही है। हाँ, इस वक्त वो ही मेरी मदद कर सकता है। उनके सामने अच्छे से अच्छे आदमी झुक जाते हैं, तो फिर ये उनके आगे क्या मजाल है? सोचते ही निखिल नाम की परेशानी का हल
उसको मिल गया था, लेकिन उसके सामने अब एक ही चुनौती थी कि वो शूद्र से मिले तो कैसे। वो तो इस वक्त ये भी नहीं जानती थी कि शूद्र कहाँ है, और शूद्र के सभी ट्रेवलिंग इंफॉर्मेशन को छुपा के रखा जाता था। और वो ये भी मान ली कि उसे शूद्र मिल भी जाए तो क्या वो अब उससे मिलने के लिए तैयार भी होगा। अगर न उससे मिलने तक में मना कर दिया तो वो क्या करेगी। सब सवाल उसके अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अंजलि की टेंशन अब निखिल से शिफ्ट होकर शूद्र तक आ गई थी। शूद्र तक पहुंचना ही उसका सबसे जरूरी टास्क था। अंजलि ने अपना लैपटॉप ऑन किया और शूद्र के बारे में जानकारी सर्च करने लगी। इंटरनेट पर शूद्र का नाम डालते ही अंजलि के सामने शूद्र की इंफॉर्मेशन आ गई। शूद्र जो तस्वीर नेट पर उसने देखी उससे शूद्र का और बिल्कुल एक विलन की तरह लग रहा था। शूद्र की तस्वीरों के साथ साथ उसका फेमस नाम भी जोड़ा गया था, द गुड ऑफ किलिंग। बाप रे, इनको तो ऐसे डरावने चेहरे को देखकर लोग हार्ट अटैक से मर जाएं तो गोली चलाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी। फिल्म में विलन का रोल इन पर बहुत सूट करेगा। वैसे अंजलि ने शूद्र की एक तस्वीर को देखते हुए कहा। नेट पर शूद्र के बारे में अंजलि को और भी इंफॉर्मेशन मिली। जैसे ही शूद्र पहले एक आर्मी ऑफिसर रह चुका था और उसने आर्मी छोड़ने के बाद अपने पिता की कंपनी संभाली थी। इनके बारे में तो नेट पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? यस, आइडिया, इनके घर ही जाके देखती हूँ। चाहे ये जहाँ भी होंगे घूम फिर कर आएंगे तो घर पर ही सही रहेगा, क्योंकि इतने बड़े बेंगलोर शहर में इन्हें मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी। बेटर यही है कि मैं इनके घर वापस लौटने का इंतज़ार करूंगी। अंजलि ने अपना दिमाग चलाते हुए कहा। अंजलि कुछ ही देर में अपने रूम से निकलते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ पहचानी लग रही थी। अंजलि उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही उसके होश उड़ गए और वो भागती हुई अंदर आई। रुकिए मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? अंजलि ने जल्दी से आकर अपनी आंटी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जिसमें उन्होंने जहर की एक बोतल पकड़ रखी थी। छोड़ दो मुझे मत रोको। अंजलि, मार जाने दो मुझे। वैसे भी हम रोड पर आने वाले हैं। दर दर की ठोकर खाकर रोज मरने से अच्छा है अभी मर जाऊं। छोड़ो मेरा हाथ। अंजलि की आंटी ने रोते हुए कहा, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। विश्वास कीजिए, मैं कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही आप लोगों को, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और प्लीज़ फिर से ऐसा कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। आपके अलावा कौन इस दुनिया में मुझे चाहता है? प्लीज़ माँ, मुझे फिर से अनाथ मत करो। अंजलि की आंखों में भी ये बातें कहते हुए नम हो गई थी। अंजलि ने अपनी आंटी के हाथ से बोतल छुड़ा ली और उन्हें शांत किया। इस वक्त अंजलि पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अब उसे अपनी आंटी के खोने का डर सताने लगा था। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ, आप आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, अंजलि ने अपनी आंटी से कहा और कमरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मुझे आज ही किसी तरह मिस्टर सूर्यवंशी से मिलना होगा, अंजलि ने मन ही मन सोचा। अंजलि के कमरे से बाहर जाते ही उसकी आंटी के हाव भाव उतनी ही तेजी से बदल गए जितनी तेजी से एक गिरगिट रंग बदलता है। इस वक्त उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी डरावनी सी मुस्कान थी। उन्होंने अपने नकली आंसू भी अंगुलियों से झटक दिए। वो बस अंजलि को डराने के लिए एक ड्रामा कर रही थी। जो मुझे खोने का डर तुम्हारे मन में बैठा चुका है, इसी वजह से अब मेरी कंपनी बचेगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी गलती की सजा खुद की जान लेकर भुगतूंगी? सोनिका खन्ना जान लेना जानती है, देना नहीं।
तुम्हारा मेरे लिए यही प्यार मुझे आबाद और तुम्हें बर्बाद करने वाला है। अंजलि की आंटी एक फिर उसी डरावनी मुस्कान के साथ मन ही मन बोली। अंजलि जल्दबाजी में घर से निकल गई और उसने जल्दी से एक टैक्सी ली और सूत्र से मिलने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसके दिमाग में इस अपनी आंटी का ही ख्याल था। पहले तो अपने परिवार को लेकर परेशान ही थी, लेकिन अब उसे अपने खोने का डर भी सता रहा था। बुरी तरह से घबरा चुकी थी। मुझे किसी भी कीमत पर मिस्टर सूर्यवंशी को मनाना ही होगा। निखिल मेरी वजह से मेरे परिवार को परेशान कर रहा है। उनके दुख का कारण मैं ही हूँ। अब मुझे ही उन्हें इस मुसीबत से निकालना होगा। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। अंजलि ने खुद में साहस लाने की कोशिश करते हुए कहा। अंजलि खुद शेर की गुफा में जा रही थी, जिसका अंजादा क्या होने वाला है वो खुद नहीं जानती थी। कुछ ही देर वो शूद्र के घर के सामने खड़ी थी, जो कि शहर के बाकी घरों से अलग ही एक जगह पर बना था। सूर्यवंशी मेंशन बाहर से देखने पर ही काफी आलीशान लग रहा था। अंजलि कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसका रास्ता शूद्र के गार्ड्स ने रोक लिया, जो मेंशन के बाहर पहरा दे रहे थे। रुक जाइए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। यहाँ किसी भी बाहर वालों को आने की परमिशन नहीं देते बॉस, एक गार्ड ने कहा। वो दोनों अंजलि और मेंशन के गेट के बीच पहाड़ की तरह खड़े थे। अंजलि तो उनके आगे खड़ी छोटी बच्ची लग रही थी। अंजलि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरे आपके बॉस से मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैडम, हम इज्जत से बोल रहे हैं, चली जाइए यहाँ से। वैसे भी बॉस इस वक्त घर पे नहीं है, दूसरे गार्ड ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन अंजलि तो सामने मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि वो हो सकता है गार्ड्स झूठ बोल रहे हो और शूद्र अंदर ही हो। अंजलि लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो लोग उसे शूद्र से मिलने जाने दे, लेकिन शूद्र के गार्ड्स उसे एक कदम आगे नहीं बढ़ाने दे रहे थे। दूर एक कार खड़ी थी, जिसमें से कोई नहीं बल्कि शूद्र बैठा था, जो ये सारा तमाशा देख रहा था। सर, आप जितना हो सके इस लड़की से दूर रहिए। ये खन्ना फैमिली की अडॉप्ट की हुई बेटी है और इस लड़की की मैंने सुना है जब ये कॉलेज में थी, इसकी वजह से काफ़ी लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया गया था जो इसके पीछे पड़े थे। और वही जब ओबराय कंपनी की मदद की ज़रूरत थी तो इसने निखिल से शादी की शर्त रख दी। ये जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, शूद्र के मैनेजर राघव ने कहा। शूद्र का सारा सक्सेस वही बनता था और एक वही था जिस पर शूद्र आंख बंद करके यकीन करता था। शूद्र के दिमाग में तो पहले से ही ये ख्याल भरा हुआ था कि अंजलि उस रात भी किसी मकसद से उसके करीब आई थी और अब भी उसे राघव की बात सही लग रही थी। अंजलि तो अब सीधा उसके घर तक पहुंच गई थी तो शूद्र को अजीब लग रहा था। शूद्र ने राघव की बात पर बस यही रीजन दिया। राघव ने कार स्टार्ट की और मेंशन की तरफ बढ़ गया। तभी गार्ड्स का ध्यान शूद्र की कार पर गया। बॉस आ रहे हैं, आप प्लीज तमाशा मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से, गार्ड्स ने अंजलि से कहा। जब कार अंजलि के सामने से निकल रही थी तब उसकी और शूद्र की आंखें आपस में टकरा गई। अंजलि की आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। उस वक्त अंजलि काफ़ी बेचारी सी लग रही थी। शूद्र का दिल चाह रहा था कि उससे पूछे कि क्या बात है, लेकिन वही उसके दिमाग में राघव की बातों ने ये शक भी भर दिया था कि कहीं ये कोई चाल ना हो। शूद्र ने अपनी आंखें फेर ली, जिस पर अंजलि आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करने ही वाली थी कि शूद्र के गार्ड्स ने दोनों तरफ से उसके हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। छोड़ो मुझे मिस्टर सूर्यवंशी, प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज।
अंजलि खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी। फिर भी शूद्र की कार बिना रुके मेंशन के मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी, मानो उसका रोना धोना, उसका चीखना चिल्लाना वहां किसी पर कोई असर नहीं कर रहा था। शूद्र रिव्यू मिरर से पीछे उसे छटपटाते हुए देख रहा था। देखते ही देखते मेन गेट खुल गया और शूद्र की कार मेंशन के अंदर की ओर बढ़ गई। शूद्र अब भी बंद होते गेट के बीच अंजलि को देख रहा था, जो कि अब घुटनों के बल बैठ चुकी थी। गेट बंद होने के बाद अंजलि का रोना और बढ़ गया था, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी अब नहीं रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि इसके बाद वो करे तो क्या करे। मैं माँ को क्या जवाब दूंगी, कैसे बचाऊंगी अपने परिवार को। मिस्टर सूर्यवंशी से मदद की उम्मीद भी अब नहीं रही, अंजलि ने रोते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ खन्ना मेंशन में साजिशों के जाल बिछाए जा रहे थे। अंजलि के अंकल और आंटी हाल में बैठे अपने अपने प्लान डिस्कस कर रहे थे। मैंने अपना काम कर दिया, अब बस एक आखिरी दाव, और उसके बाद मुझे विश्वास है वो हमारा काम जरूर करेगी। उसके अंदर मैंने डर बैठा दिया और मैं जानती हूँ कि वो बेवकूफ़ लड़की मेरे लिए कुछ भी करेगी। उसकी ही वजह से हमारा बिजनेस में लॉस हुआ है, अब वही हमें डील भी दिलवाएगी। अंजलि की आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, और अगर एक बार हमें ये डील मिल गई तो हमारी कंपनी निखिल की कंपनी से भी पावरफुल हो जाएगी, और फिर मैं उस एहसान फर्मा होश को सबक सिखलाऊंगा। जब उसे मदद की ज़रूरत थी हमने पूरा साथ दिया था, और अब वो हमें डुबाने की कोशिश कर रहा है। अंजलि के अंकल ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, आज आने दो उसे घर। अपनी आखिरी चाल में आज मैं चलूंगी, उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म, अंजलि की आंटी ने कहा। अंजलि की आंटी सोनिका की मुस्कुराहट को देखकर ये तो समझ जा सकता था कि अब अंजलि की जिंदगी में फिर एक नया तूफान आने वाला था। इतना सब हो जाने के बाद क्या अंजलि लड़ पाएगी या हो जाएगी एक और हादसे का शिकार। अंजलि की सारी उम्मीदें टूट गई थी। वो विला के बाहर जमीन पर बैठी आंसू बहा रही थी। बहुत उम्मीद लेकर वो यहाँ शूद्र से मिलने आई थी, पर वो भी उसे नजरअंदाज कर अंदर चला गया था। अब मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगी? जिस इंसान से मुझे उम्मीद थी वो भी मुझे यूं नजरअंदाज करके चला गया। ये सच में ही एक पत्थर दिल इंसान है। गॉड ऑफ किलिंग जब नाम ही ऐसा है तो इसके अंदर इमोशनल हो भी कैसे सकती है? अंजलि ने सिसकते हुए अपने आप से कहा। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो तुम खड़ी हो सकती हो। शूद्र ने बहुत कॉडली कहा। शूद्र की आवाज सुनकर अंजलि ने आंसुओं से भीगी नजरें उठाकर ऊपर देखा। शूद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के पॉकेट में हाथ डाले उसके सामने खड़ा था। शूद्र विला के अंदर तो चला गया था, लेकिन उसके दिमाग में अंजलि का वो रोता चेहरा जा नहीं रहा था। उसके दिमाग में बार बार अंजलि की आवाज गूंज रही थी, इसलिए वो गेट बंद होते ही कार से उतरकर वापस आ गया था। अंजलि अपने ख्यालों में इतनी डूब गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब शूद्र उसके सामने आ खड़ा हुआ। जब तक शूद्र की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी थी, शूद्र को सामने खड़ा देख अंजलि भी जल्दी से खड़ी हो गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप अंजलि ने इतना ही कहा था कि शूद्र ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, फॉलो मी। इतना कहकर शूद्र मुड़कर फिर से विला के तरफ बढ़ गया। अंजलि भी चुपचाप उसके पीछे पीछे गेट से होते हुए विला के अंदर चली गई। साइड में खड़ा शूद्र का मैनेजर राघव उन दोनों को अंदर जाते चुपचाप देख रहा था। मेरे इतना कुछ बताने के बाद भी ये इस लड़की की बात सुनना चाहते हैं। उस लड़की में ऐसा क्या है जो सर उसके बाकियों की तरह अवॉइड नहीं कर रहे हैं?
उस हादसे के बाद से तो आज तक ये हर किसी से दूर ही भागते रहे हैं। पर ये लड़की, राघव ने उन दोनों को देखते हुए कहा। अंजलि चलते हुए अपने ख्यालों में खोई थी। शूद्र हाल में पहुंचते ही अचानक से रुक गया और अंजलि सीधे जाकर उसकी पीठ से टकरा गई। अंजलि अब जाकर अपने ख्यालों से बाहर आई। शूद्र ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। शूद्र का और काफी डेंजरस था। अंजलि को आज शूद्र की आंखों में देखते हुए घबराहट सी महसूस हो रही थी। तुम कुछ बोलना चाहती थी? शूद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन से पूछा। हाँ, वो मैं चेक के बारे में बात करने आई हूँ। अंजलि ने थोड़ा हिचकिचाते हुए, चेक? क्या तुम्हें लगता है कि उस चेक में लिखा अमाउंट तुम्हारे लिए कम है? शूद्र ने अपनी एक भौं को उठाते हुए अंजलि से पूछा। नहीं, अंजलि ने जल्दी से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं या एक और रात? शूद्र ने आगे झुकते हुए अंजलि के कानों में बुदबुदाकर थोड़ी हंसी वाले टोन में कहा। शूद्र की बात सुनकर अंजलि जम सी गई। उसकी सांसें तो मानो उसके गले में ही अटक गई थी। अंजलि उसकी बात में इतनी ज्यादा डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वैसे मैंने सुना है कि तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर तो काम में काफ़ी बिजी होते हैं ना। अगर तुम इस टाइम मुझसे मिलने आई हो तो सिर्फ उस चेक के लिए तो नहीं आई होगी। शूद्र ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। शूद्र पीछे हटकर कोच पर बैठ गया और अंजलि को सिर पर पैर तक देखने लगा। अंजलि नर्वस लग रही थी। उसकी नज़र मानो जमीन पर कुछ ढूंढ रही हो। क्या बाहर तुम ये नहीं बोल पा रही थी? तुम्हें मेरी मदद चाहिए। शूद्र ने अंजलि की तरफ देखते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ कहा। अंजलि शूद्र की बात सुनकर और नर्वस हो गई, ये सोचकर कि आखिर आगे वो क्या बोलेगी। वो उसकी मदद करेगा या नहीं। बस एक टक शूद्र को देखते हुए उसके आगे कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। सिट हेयर। शूद्र ने कोच पर हाथ रखते हुए अंजलि को अपने साथ बैठने के लिए कहा। अंजलि बिना कुछ कहे चुपचाप शूद्र के बगल में बैठ गई। उस शूद्र की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि शूद्र उसे ही देख रहा था। हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए थी, अंजलि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। घर में तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिना फायदे के कुछ नहीं करता। तो बोलो, मेरी मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा? शूद्र ने अंजलि को देखते हुए कहा। शूद्र की बात सुनकर अंजलि उसकी तरफ बेचारी सी शक्ल बनाकर देख रही थी। आखिर उसके पास था भी क्या जो वो शूद्र को दे सकती थी? उसके पास तो बस एक ही चीज थी, वो था उसका शरीर। तो इसका मतलब उसे मदद के लिए अपने शरीर, अपनी इज्जत का समझौता करना होगा। ये सोचते हुए उसके मन में शूद्र को लेकर एक बुरे ख्याल आने लगे थे। क्या वो इतना गिरा हुआ इंसान था कि एक लड़के की मजबूरी का फायदा उठाने में भी नहीं कतराएगा? अंजलि की आंखें अचानक से बड़ी हो गई थी। उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जो नो डाउट शूद्र का ही था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। इस वक्त शूद्र उसकी नज़रों में एक बेहुदा इंसान था, लेकिन हालातों के आगे वो इतनी मजबूर थी कि उसके पास सब कुछ सहन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अब खुद से ही नफरत होने लगी थी कि उसकी आंखें फिर आंसू बहने लगे। वो अपनी किस्मत के आगे मजबूर थी। अपने परिवार को बचाने के लिए उसे अपनी इज्जत की बलि देनी पड़ रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं मदद के बदले तुम्हें चाहूँगा? उस रात ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं और तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हो जाऊं। शूद्र ने अंजलि के कान के पास आकर बुदबुदाते हुए कहा। शूद्र की बात सुनकर शून्य सी पड़ गई थी।
शूद्र की बात से वो हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसे उसकी बात सही भी लगी। आखिर शूद्र जैसा आदमी उस जैसी लड़की की ड्रामा क्यों करेगा? बाहर कई बेहद खूबसूरत लड़कियां शूद्र पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होंगी और वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को परेशान क्यों ही करेगा? सब कुछ सोचने के बाद उसने निराशा से भरी गहरी सांस ली। ये मेरी प्रॉब्लम है तो इससे मैं ही निपटूंगी। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान किया, आपका वक्त बर्बाद किया। इतना कहकर वो कोच से उठने लगी, लेकिन शूद्र ने वापस उसे कमर से खींचकर बैठा दिया। यूं अचानक से कोच पर बैठने की वजह से उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। शूद्र ने आंखें छोटी करते हुए अंजलि से पूछा, क्या तुमने अब तक दवा नहीं ली? इससे पहले कि अंजलि कोई जवाब दे पाती, शूद्र ने उसके ड्रेस हल्का सा ऊपर उठाकर उसके पैरों को देखना शुरू कर दिया। अंजलि के पैरों पर अभी तक लाल और नीले निशान पड़े हुए थे। उसकी इस हरकतों से अंजलि की आंखें तो मानो बाहर निकलकर जमीन पर गिरने ही वाली थीं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। शूद्र भी उस रात के ख्यालों में खो गया था। उसे एहसास हुआ कि उस रात वो उसके साथ ज़्यादा रफ हो गया था। अंजलि को सॉफ्ट बॉडी उसका वो टॉर्चर सहन नहीं कर पाई और अगले दिन उसने उस घोड़े पर बिठा भी दिया। आखिर ये फर्स्ट टाइम किसी के साथ हम बिस्तर हुई थी। उसकी बॉडी के वो मार्क्स मानो शूद्र से कह रहे हों कि यू और द बीस्ट एंड बैड। शूद्र को लगा कि अंजलि उसकी वजह से दर्द में है। हालांकि वो भूल गया था कि अंजलि की जिंदगी में एक और जल्लाद था और वो उसका था पति, जो कि उसे मेंटल या फिजिकली टॉर्चर करने में एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो अक्सर अंजलि को कुछ ऐसी बातें कह देता था जिनको दिमाग से निकाल पाना अंजलि के लिए बेहद मुश्किल होता था। और निखिल का जब दिल चाहता था तब उसे पर हाथ भी उठा देता, उसे गुस्से से धक्का दे दिया करता था, जिससे कई बार अंजलि को गहरी चोट भी आई थी। ज़्यादा दर्द हो रहा था क्या? शुद्ध ने हल्के से अंजलि की थाई को टच करते हुए कहा। हालांकि उसने बड़ा हल्के से छुआ था, पर अंजलि के पैर में फिर भी दर्द हो रहा था। शुद्ध ने के छूने पर वो कोच पर हल्का सा उछल पड़ी। नहीं, अभी पहले से बेहतर है, अंजलि ने जल्दी से अपने ड्रेस को नीचे खींचते हुए कहा। शुद्ध अचानक से कोच से खड़ा हो गया। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम या तो मेरे वेट कर सकती हो या फिर घर जा सकती हो। अगर यही मेरे घर में रुकने के बारे में सोचा है तो मैंने सुना है कि गर्म पानी से नहाने से बॉडी पेन कम हो सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हो। इतना बोलते ही उसने अंजलि की तरफ पीठ कर ली और लाइटर से सिगरेट जलाने लगा। उसकी बात सुनकर अंजलि के साथ साथ राघव भी हैरान था। उसने अंदर आते ही ये सुना था तो उसके कान खड़े हो गए। मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या? ये इतने मेहरबान कैसे? इन्हें अपने घर में कोई बाहर का इंसान पसंद नहीं और इस लड़की को ये अपना प्राइवेट वॉशरूम यूज करने के लिए कह रहे हैं। इतनी मेहरबानी तो मैंने मुझ पर भी नहीं दिखाई इन्होंने, जबकि पिछले 10 सालों से मैं इनके यहाँ इतनी वफादारी से काम कर रहा हूँ। राघव ने शूद्र को देखते हुए मन ही मन सोचा। शूद्र की बात सुन अंजलि हैरान से उसे निहार रही थी और सोच रही थी कि इनका मतलब क्या है। क्या ये चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊँ? इससे पहले कि अंजलि कोई सवाल कर पाती, शूद्र बाहर जाने के लिए मेन डोर की तरफ बढ़ गया। काफ़ी सोचने के बाद अंजलि ने वहीं रुकने का फैसला किया और शूद्र का वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई। गर्म पानी से नहाने वाली शूद्र की बात उसे भी सही लगी थी। शूद्र के जाने के बाद अंजलि वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर बाद वो टब में उतर गई। उसे सच में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। लगभग 1 घंटे बीत गया। उसके बाद कहीं अंजलि निकलकर दोबारा हाल में आई, क्योंकि उसे कमरे में अकेले शूद्र का वेट करना सही नहीं लग रहा था। टब
में आराम करने के बाद बहुत लेजी महसूस कर रही थी। अंजलि को इतनी नींद आई कि वो कॉच पर बैठते ही सो गई। पिछले कुछ दिनों में उसकी लाइफ इतनी टर्ब हो गई थी कि वो चैन से सो भी नहीं पा रही थी। शुद्र अपना काम खत्म करके लौट आया था। इस वक्त लगभग रात के 10 बज रहे थे। अंदर आते ही सबसे पहले उसकी नज़र कोच पर सो रही अंजलि पर पड़ी। कदमों की आवाज़ से अंजलि की भी आंखें खुल गई। सर, आपके लिए डॉक्टर का कॉल कर दूं मैं? राघव ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। उन दोनों की नज़र जब अंजलि पर थी, जिसकी नींद झटके से गायब हो चुकी थी, जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ पर थी। आप अभी तक यहीं? डॉक्टर को चाहिए था ना? मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ मिस्टर सूर्यवंशी, अंजलि ने थोड़ी हड़बड़ाहट के साथ कहा। राघव इसके बाद कुछ कह ना सका और चुपचाप वहाँ से मुड़कर बाहर चला गया। वैसे तुम बड़ी कम उम्र में ही डॉक्टर बन गई, कैसे? शूद्र ने आगे बढ़ते हुए अंजलि से पूछा। शूद्र अपनी टाई को लूज करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके एक्शन काफ़ी रफ थे। वो अपनी टाई खींच रहा था पर उससे टाई खुल नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। अंजलि ने उसे इस तरह दर्द में परेशान होते देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर टाई खोलने में शूद्र की मदद करने लगी। शूद्र ने भी अपने रजिस्ट नहीं किया। अंजलि को शूद्र से शराब की हल्की सी बदबू भी आ रही थी। टाई खोलने के बाद शूद्र वही अंजलि के बगल में काउच पर बैठ गया। मैं बस एक जर्नल फिजिकल हूँ और मैंने अभी बस प्रैक्टिस स्टार्ट की है, अंजलि ने बड़ी कॉजली कहा। शूद्र ने जब अंजलि को टाई खोलने और खुद के करीब आने से नहीं रोका तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसे लग रहा था कि वो उसका इलाज कर रही है। वो शूद्र उसे कुछ नहीं कहेगा और ना ही कुछ करेगा, जिस वजह से अब उसे शूद्र के साथ पहले जितना अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। शूद्र से मिलने से पहले उसने उसकी क्रियल सीट के बारे में सुना था, लेकिन आज तक वो जब भी शूद्र से मिली थी, शूद्र ने कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया था। और आज जिस तरह उसके सामने जख्मों के बारे में पूछा, उसे अपना वॉशरूम यूज करने भी दिया, तो अब शूद्र से उस हद तक डर नहीं लग रहा था जितना पहले डरा करती थी। फिर तो तुम पढ़ाई में काफ़ी अच्छी होगी, शूद्र ने धीमी आवाज़ में कहा। शूद्र की बात से उसके ओंठों पर एक स्माइल आ गई। शूद्र ने सिर्फ अंजलि की बारे में सुना था। राघव ने बताया था कि जिस तरह उस लड़की के लिए कॉलेज में लड़कों के बीच जंग छिड़ रही रहती थी, काफ़ी लड़के उसकी वजह से कॉलेज से निकल भी गए थे। और एक बार जिससे उसकी इमेज पर खुदगर्ज लड़की बन गई थी, वो ये थी कि जब निखिल से उसके अंकल की मदद मांगी तो उसने निखिल की मदद करने के बदले में उससे शादी की शर्त रख ली थी, जो असल में एक अफवाह था। इसके अलावा उसे अंजलि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वैसे आपको हुआ क्या है? डॉक्टर किस लिए चाहिए आपको? अंजलि ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। आर्मी में रहते हुए मुझे कुछ इंजरी आ गई थी। बारिश के मौसम में हर साल काफ़ी मुश्किल होता है मुझे इस इंजरी की वजह से, शूद्र ने अपने कंधे को छूते हुए कहा। ओह, तो आप पहले आर्मी में थे, ये चोट कैसे आई आपको? दुश्मन के किसी झगड़ने के दौरान या ट्रेनिंग करते हुए कुछ हुआ था? अंजलि ने जानबूझकर नाटक करते हुए पूछा, क्योंकि वो पहले से ही उसके बारे में नेट में जानकारी पढ़कर आई थी। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरने के बाद भी बेहद तकलीफ देते हैं। इन जख्मों से जुड़ी यादें तो दर्द भरी ही हैं, उतना तो ये जख्म खुद भी नहीं देते, शूद्र ने बेहद धीरे से कहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। शूद्र ने इन जख्मों के साथ जुड़ा उसका बीता कल उसे आज तक बहुत तकलीफ दे रहा था। राघव
आखिर किस हादसे की बात कर रहा था जिसके बाद शूद्र सबसे दूर भाग रहा था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।